जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसका ये 9वां पार्ट है, जिसमें हम 6वें चैप्टर ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम इससे संबंधित सभी परिभाषाएं और प्रमेय को देख लेते हैं, जिससे कि हम उन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आइए एक एक करके हम इन परिभाषाओं और नियमों को देख लेते हैं। पहला हेडिंग है हमारा समरूप आकृतियां। हम देख लेते हैं कि समरूप आकृतियां किन्हें बोलेंगे। तो इसमें कहा है वे ज्यामितीय आकृतियां जिनका स्वरूप यानी कि बनावट समान हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल हम लिए हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमारा हो गया प्रत्येक वृत्त समरूप होते हैं। अब यहाँ पर कुछ वृत्तों को बना के हम आपको दिखा देते हैं कि क्या वे समरूप होंगे या फिर नहीं होंगे। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा पहला वृत्त हो गया, इसी टाइप से और बना देते हैं, ये दूसरा वृत्त हो गया और एक वृत्त यहाँ पर बना देते हैं, ये हमारे पास तीसरा वृत्त हो गया। अगर हम इन वृत्तों को देखें, आप चाहो तो इनको नंबरिंग कर सकते हो। मान लीजिए पहला हो गया, उसके बाद दूसरा वृत्त हो गया, फिर ये तीसरा वृत्त हो गया। इन वृत्तों को अगर हम देखें ध्यान से तो इन वृत्तों का बनावट यानी कि स्वरूप समान है, इसलिए इन हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक वृत्त समरूप होता है। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम में जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं उनमें कई बार पूछा जा चुका है कि प्रत्येक वृत्त कैसा होता है। ऑप्शन जैसे हो गया, मान लीजिए दिया कि समरूप, दूसरा ऑप्शन दे दिया सर्वांगसम, तीसरा दे दिया दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान देंगे कि प्रत्येक वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं, ना कि सर्वांगसम होते हैं। अब उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिए हैं, इसमें कहा है कि प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं। जिस प्रकार से आप वृत्तों को देखें उसी टाइप से अगर हम यहाँ पर कुछ वर्ग बनाएं, उसके बाद देखते हैं क्या वे समरूप होंगे। ये मान लीजिए हमारे पास पहला वर्ग हो गया, इसी टाइप से और बना सकते हैं, ये दूसरा वर्ग हो गया और यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये तीसरा वर्ग हो गया। इनका भी नंबरिंग कर देते हैं, मान लीजिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, उसके बाद तीसरा हो गया। तो यहाँ पर अगर हम वर्गों को देखें तो ये भी इनका बनावट यानी कि स्वरूप समान है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं। इसी टाइप से अगर आप समबाहु आकृतियों को लेते हैं, समबाहु जो त्रिभुज होता है उनको लेते हैं, तो वो भी एक दूसरे के समरूप होंगे। यहाँ पर हम कुछ समबाहु त्रिभुजों को भी बना देते हैं, जैसे कि ये हमारे पास पहला त्रिभुज हो गया, इसी टाइप से और बना सकते हैं, ये मान लीजिए दूसरा समबाहु त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला समबाहु त्रिभुज और दूसरा समबाहु त्रिभुज, इसी टाइप से और भी अगर आप लेते हैं तो उनका बनावट समान होगा, और अगर उनकी बनावट समान है तो बोलेंगे कि वे आकृतियाँ समरूप हैं। तो यहाँ पर आप तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हो कि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। ये जो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिए हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक वृत्त समरूप होता है, प्रत्येक वर्ग समरूप होता है, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। इसी प्रकार से आप कोई भी समबाहुभुज लेते हैं तो वो एक दूसरे के समरूप होता है। अब हम अगला डिफिनीशन देख लेते हैं। दूसरा हेडिंग है हमारा बहुभुजों की समरूपता यानी कि सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स। इसमें कहा है कि समान भुजा वाले दो या दो से अधिक बहुभुज समरूप कहलाते हैं यदि, इसमें 2 पॉइंट है। पहला है हमारा उनके संगत कोण बराबर हों, तथा दूसरा है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। यानी कि अगर हमारे पास समान भुजाओं वाले दो बहुभुज हों तो समरूप केवल तभी कहलाएंगे जब वो इन दोनों नियमों का पालन करते हैं, जिनमें से पहला नियम है हमारा उनके संगत कोण बराबर हों और दूसरा है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ आकृतियाँ बना देते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास पहली आकृति हो गई, एक त्रिभुज बना दिए हैं समबाहु त्रिभुज। इसी टाइप से दूसरी आकृति बना देते हैं, ये दूसरा समबाहु त्रिभुज हो गया। अब इन त्रिभुजों का हम कुछ नाम मान लेते हैं कि पहले का नाम ABC, पहले त्रिभुज का नाम ABC है और दूसरे का नाम PQR है। अब ये दोनों त्रिभुज केवल समरूप तभी कहलाएंगे जब इनके संगत कोण बराबर हों और दूसरा यहाँ पर है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। अगर यहाँ पर संगत कोण की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि जो कोण A है हमारा, ये कोण P के बराबर हो, और उसके बाद जैसे कोण B है, ये दूसरा कोण, ये कोण Q के बराबर हो। इसी टाइप से जो तीसरा कोण हमारा C है वो कोण R के बराबर हो। यहाँ पर अगर हो गया ये संगत कोण बराबर हो गए, दूसरा बोला है कि इसकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, तो उन दोनों स्थितियों में हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कहते हैं। यानी कि अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि यदि, ऐसे लिख देंगे कि यदि
यदि त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों का नाम लिख देते हैं, लिख देंगे त्रिभुज ABC तथा दूसरे त्रिभुज का नाम हमारा PQR है, तो लिख देंगे तथा त्रिभुज PQR में। अब इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो बोलेंगे संगत कोण बराबर, यानी कि लिख देंगे कोण A बराबर कोण P। इसी टाइप से अगर हम दूसरे कोण की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा कोण B, लिख देंगे कोण B बराबर कोण Q। और तीसरा कोण जो हमारा C हो गया, ये कोण R के बराबर हो। उसके बाद तथा बोला गया उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। अगर हम संगत भुजाओं की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कोण C ये कोण R के बराबर था, तो यहाँ पर जो कोण C के सम्मुख भुजा AB है और कोण R के सम्मुख भुजा PQ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इस टाइप से इसको हम लिख देंगे कि AB और AB के संगत अगर हम देखें तो ये हमारा PQ है, तो लिख देंगे AB बटे PQ। उसके बाद बराबर दूसरी भुजा अगर देखें तो BC ये कोण A के सामने है, कोण A बराबर कोण P के था, तो यहाँ पर लिख देंगे हम BC बटे ये हो जाएगा हमारा QR। इसी टाइप से जो हमारी तीसरी भुजा है AC ये बटे ये PR हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर हम देखें इन दोनों इस कंडीशनों को अगर कोई दो समान भुजाओं वाले बहुभुज फॉलो करते हैं तो उस स्थिति में हम बोल देंगे कि वो दोनों बहुभुज समरूप हैं, यानी कि हम लिख देंगे कि ये त्रिभुज, यहाँ पर नाम जो है ABC और दूसरे त्रिभुज का नाम PQR है, तो लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो आप इन दोनों बातों को ध्यान रखेंगे कि समान भुजाओं वाला कोई भी बहुभुज हो, अगर उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, तो उस स्थिति में उन दोनों त्रिभुजों को या फिर उन दोनों बहुभुजों को हम समरूप कहते हैं। अब यहाँ पर आप जैसे बहुभुजों की समरूपता देखें, इसी टाइप से होता है त्रिभुजों की समरूपता। तो अगर उसके डिफिनीशन में हम देखें तो जहाँ जहाँ पर बहुभुज है केवल उसके जगह पे आप त्रिभुज कर देंगे, हमारा वो डिफिनीशन तैयार हो जाएगा। यानी कि अगर हम बोलेंगे कि समान भुजा वाले दो या दो से अधिक त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। और यहाँ पर एग्जाम्पल पहले ही आपको हम बता दिए हैं, ये हमारा समरूप का सिंबल होता है जिसको आप पहले ही पढ़ चुके हो। अब आगे यहाँ पर अगर हम देखें तो अगला पॉइंट है हमारा, यहाँ पर नोट में कुछ बोला है, इसमें बोला है कि नोट में अगर हम देखें तो बोला है समरूप बहुभुजों में संगत भुजाओं के अनुपात को स्केल गुणक अथवा प्रतिनिधित्व भिन्न कहते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि अगर दो बहुभुज समरूप हैं तो उनके भुजाओं का जो अनुपात होता है उस अनुपात को हम स्केल फैक्टर बोलते हैं, यानी कि स्केल गुणक बोलते हैं या फिर प्रतिनिधित्व भिन्न कहते हैं। और एक बात और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो स्केल फैक्टर या प्रतिनिधित्व भिन्न होता है इसका प्रतीक स्मॉल r होता है, तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज हमारे समरूप थे और उनके संगत भुजाओं का अनुपात लिखा गया है। और अब यहाँ पर हम देखें नोट में कि उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा उसी को हम स्केल गुणक कहते हैं और जिसका प्रतीक हमारा ये r होता है। तो यहाँ पर आप r लिख सकते हो। r के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसे हम क्या बोलेंगे, स्केल फैक्टर बोलेंगे या बोलेंगे स्केल गुणक। तो आप नाम भी याद रखेंगे, ये भी हमारे एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्केल गुणक किसे कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर दो बहुभुज, कोई भी दो बहुभुज अगर समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा उसे हम स्केल गुणक कहते हैं और इसका प्रतीक स्मॉल r होता है। अब हम अगला नियम देख लेते हैं। अगला हेडिंग हमारा त्रिभुजों की समरूपता, इसके बारे में भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। बहुभुजों की समरूपता में एग्जाम्पल लेकर कि दो या दो से अधिक त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। एग्जाम्पल हम पहले ही देख चुके हैं इसलिए इसको रहने देते हैं। आगे यहाँ पर कुछ चीज़ें और बोला है उसको आप एक बार देख लीजिए। जैसे यहाँ बोला है कि यदि दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं तो उसे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये हमारा समरूप का सिंबल होता है। एक बात और आप ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको हम कुछ बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ हमारे पास त्रिभुज, लिख देंगे यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो उस स्थिति में अगर हम संगत कोणों की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि आप पिछले वाले एग्जाम्पल में आपको बताए थे उसी आधार पर उसका यहाँ पर ये उल्टा प्रोसेस है। क्योंकि यहाँ पर जैसे अगर हम देखें दोनों त्रिभुज समरूप है तो यहाँ पर
पहला अक्षर हमारा यानी कि पहला शीर्ष है ये दूसरे त्रिभुज के पहले शीर्ष के संगत होगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे जो हमारा कोण ए होगा यहाँ पर ये कोण पी के बराबर होगा। इसी टाइप से दूसरे नंबर पर देखें तो यहाँ पर बी है और दूसरे त्रिभुज में देखें तो दूसरे नंबर पर क्यू है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि कोण बी ये बराबर होगा हमारे कोण क्यू के। इसी टाइप से यहाँ पर जो सी है तीसरे नंबर पर है तो बोल देंगे कोण सी बराबर, यहाँ पर आर तीसरे नंबर पर है तो ये हो जाएगा कोण आर के। उसके बाद अगर हम संगत भुजाओं की बात करें तो यहाँ पर जो संगत भुजाएं होंगी, जैसे यहाँ पर पहले दोनों लेटर हम लेते हैं ए बी और इसके बाद यहाँ पर भी हम पहला दोनों लेंगे तो हम बोल देंगे कि ए बी और ए बी के संगत ये हमारा पी क्यू है तो लिख देंगे ए बी बटे ये हो जाएगा पी क्यू। इसी टाइप से दूसरी भुजा अगर हम देखें तो बी सी लास्ट वाले दोनों यहाँ पर शीर्ष हो गए। तो यहाँ पर अगर हम लास्ट वाले दोनों शीर्ष लेते हैं तो दूसरे त्रिभुज में भी लास्ट वाले दोनों शीर्ष लेंगे यानी कि बी सी बटे ये हो जाएगा हमारा क्यू आर। इसी टाइप से अगर हम तीसरा शीर्ष लें तो ये ए सी यानी कि पहला और तीसरा लेटर ले रहे हैं तो ए सी और बटे यहाँ भी हम पहला और तीसरा लेंगे तो ए सी बटे ये पी आर हो जाएगा। अब इस टाइप से हमने देखा कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण कौन कौन से होंगे, उसके बाद संगत भुजाएं कौन कौन सी होंगी। आगे अगला हेडिंग हमारा थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम यानी कि थेल्स की प्रमेय। अब अगर हम थेल्स की प्रमेय देखें तो यहाँ पर बोला है दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। जैसा कि समान कोणिक का मतलब आपको मालूम ही है कि अगर दो त्रिभुजों के कोण समान हो या बोलेंगे संगत कोण समान हो तो उस स्थिति में उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। आप नियम याद रखेंगे क्योंकि ये नियम हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर दो समान कोणिक त्रिभुज हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अगला हेडिंग है हमारा त्रिभुजों की समरूपता के लिए प्रतिबंध। इसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज हों तो वो किन प्रतिबंधों का पालन करें कि उनको हम समरूप त्रिभुज कह सकें। अब इनमें से पहला हमारा एंगल 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 या फिर एंगल एंगल क्राइटेरिया यानी कि कोण 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 या फिर कोण कोण प्रतिबंध। अब यहाँ पर आप वैसे अगर बुक में देखेंगे तो ये इसमें इन दोनों को अलग अलग दिया, लेकिन हम जानते हैं कि अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है तो तीसरा कोण खुद ही बराबर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर चाहे हम कोण 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 प्रतिबंध बोले या फिर कोण कोण प्रतिबंध बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब अगर इनको हम विस्तार में देखना चाहें एग्जाम्पल सहित, आपको हम विस्तार पूर्वक इसको बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई त्रिभुज हो, ये मान लेते हैं पहला त्रिभुज हो गया। इसी टाइप से हम दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं, ये हमारे पास दूसरा त्रिभुज हो गया। इन त्रिभुजों का कुछ नाम मान लेते हैं कि पहले त्रिभुज का नाम ए बी सी है, लिख देंगे यहाँ पर कि ए, उसके बाद दूसरा त्रिभुज बी और तीसरा त्रिभुज सी हो गया। यहाँ पर दूसरा शीर्ष ये त्रिभुज ए बी सी हो गया, उसके शीर्ष हो गए। दूसरा त्रिभुज हमारा ये पी क्यू आर। अब यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं एक बार, मान लीजिए कि यहाँ पर बोला है एंगल 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 या फिर एंगल एंगल क्राइटेरिया, तो यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज, ऐसा लिख देंगे कि यदि कोण, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे यदि कोण ए बराबर कोण पी के है। इसी टाइप से आप लिख देते हो अगर कोण बी बराबर कोण क्यू के हैं तो उस स्थिति में यानी कि अगर पहले त्रिभुज का दो कोण या फिर बोलेंगे पहले त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर है तो उस स्थिति में हम बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं। या फिर बोल सकते हैं कि पहले त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब यहाँ पर जैसा हम पहले ही बताए कि अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण खुद ही बराबर हो जाता है, लिख देंगे तब ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप का सिंबल पहले ही आपको हम बता चुके हैं, हम लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमारा पहला प्रतिबंध हो गया, या फिर हम बोलेंगे इसमें दोनों दिए हैं, आप पहला दूसरा भी बोल सकते हो। अब अगला नंबर हम देख लेते हैं। अगला जो दूसरा हमारा साइड 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 क्राइटेरिया यानी कि भुजा 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 प्रतिबंध। अब अगर इस प्रतिबंध की हम बात करें तो इसका स्टेटमेंट होता है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के समानुपाती हो तो उस स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला हो गया, पहला कंडीशन था। इसी टाइप से अगर यहाँ पर दूसरे कंडीशन को देखें हम तो यहाँ भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये त्रिभुज हो गया, पहला त्रिभुज हो गया। इसी टाइप से यहाँ पर दूसरा त्रिभुज कोई एक त्रिभुज और बना लेते हैं।
पहला त्रिभुज हो गया, इसका कुछ नाम मान लेंगे, लेकिन उससे पहले हम दूसरा त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। अब इन त्रिभुजों का नाम लिख देते हैं। जैसे यहाँ बी सी माने, आप ए भी नाम मान सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर मान लेते हैं। एक त्रिभुज हमारा ए बी सी हो गया, दूसरा त्रिभुज फिर हम इसको पी क्यू आर मान लेते हैं। ये दोनों त्रिभुज लिख देंगे यहाँ पर कि यदि अगर हम दूसरे कंडीशन को देखें तो दूसरा यहाँ पर दिया हुआ कि साइड 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 क्राइटेरिया, यानी कि अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हों तो उस स्थिति में हम बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। लिख देंगे यहाँ पर कि यदि, अब यहाँ पर अगर संगत भुजाएं मान लेते हैं कि ए बी इसके संगत पी क्यू है, तो लिख देंगे ए बी बटे पी क्यू। उसके बाद बी सी इसके संगत क्यू आर मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बी सी बटे क्यू आर, यानी कि उनके भुजाओं का अनुपात लिख देते हैं। और तीसरी भुजा यहाँ पर ए सी है, इसके संगत पी आर मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए सी बटे पी आर। ठीक, ये हो गया हमारा। अब जैसा कि यहाँ पर बोला गया कि अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के समानुपाती हों, समानुपाती का मतलब कि उनके अनुपात बराबर हों, तो उस स्थिति में हम बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं। लिख देंगे यहाँ पे, तब ये जो हमारे त्रिभुज हैं जिसका नाम यहाँ पर हम माने ए बी सी और दूसरे का नाम पी क्यू आर माने, वो समरूप होंगे। लिख देंगे त्रिभुज, तब त्रिभुज ए बी सी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमारा दूसरा प्रतिबंध हो गया। इसी टाइप से अब हम तीसरा प्रतिबंध देख लेते हैं कि तीसरा प्रतिबंध हमारा क्या होता है। अब आगे अगर हम तीसरे प्रतिबंध की बात करें तो तीसरा प्रतिबंध है हमारा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, यानी कि भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। अगर इसके स्टेटमेंट की बात करें तो ये होता है हमारा कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं के समानुपाती और उसके अंतर्गत कोण के बराबर है, तो उस स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब इसको भी हम एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी हम दो त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे आप पहले दोनों एग्जाम्पलों में देखे हैं वैसे यहाँ पर भी हम लेते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास पहला त्रिभुज हो गया, इसी टाइप से यहाँ पर हम दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं। इन दोनों त्रिभुजों का फिर हम कुछ नाम मान लेंगे, वही नाम मान लेते हैं हम दोबारा। ये पहला त्रिभुज हमारा ए बी सी हो गया और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है, तो हम लिख देंगे इसके शीर्ष ए बी सी और दूसरे का शीर्ष पी क्यू आर हो गया। अब यहाँ पर जैसे उसमें लिखे थे वैसे लिख देंगे कि यदि यहाँ पर बोला गया कि ये स्टेटमेंट आपको पहले बताए कि यदि पहले त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हों, तो उस स्थिति में उन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप त्रिभुज बोलेंगे। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर इनके संगत भुजाएं मान लीजिए कि एक ए बी है हमारा, तो यहाँ पर एक भुजा हम ए बी इसके संगत पी क्यू को मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी बटे पी क्यू, यानी कि एक त्रिभुज की पहले त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं के समानुपाती, यानी कि उनका अनुपात बराबर है। दूसरी भुजा अगर यहाँ पर हम बी सी मान लेते हैं तो इसके संगत हमारा ये क्यू आर है, तो यहाँ हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर। अब यहाँ पर दो भुजाओं का अनुपात हम दिखा दिए कि बराबर है। अब अगर दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उसके अंतर्गत कोण बराबर हो, तो यहाँ पे लिख देंगे तथा। अब उनके अंतर्गत अगर कोण की बात करें हम, तो ये ए बी और बी सी भुजा लिए तो इसके अंतर्गत कोण हमारा बी होगा। इसी टाइप से यहाँ पर भुजा पी क्यू और क्यू आर उनके संगत लिए तो उनके अंतर्गत कोण क्यू होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे तथा कोण बी बराबर कोण क्यू। अगर इन दोनों स्थितियों यानी कि इन दो का ये पालन करता है, दोनों त्रिभुज पालन करते हैं, तो उस स्थिति में हम बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। लिख देंगे तब त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये हमारा तीसरा प्रतिबंध हो गया कि अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं व उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो, तो उस स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हमारा त्रिभुज की समरूपता का प्रतिबंध हो गया। अब ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट नियम था। अब इससे आगे हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय हैं, उन प्रमेयों को हम प्रूफ करके देखेंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्जाम में लगभग मान के चलिए आप 95% संभावना होती है कि वो प्रमेय का प्रूफ पूछा जाएगा। इसलिए आप उन प्रमेय को ध्यानपूर्वक पढ़ें। उसके बाद हम उन प्रमेय से संबंधित जो भी तक नियम पढ़े हैं या फिर प्रमेय हम पढ़ेंगे, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम एक एक प्रमेय को सिद्ध करके देख लेते हैं।
यहाँ पर हमारा प्रमेय है, इसके स्टेटमेंट में बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अभी ऐसे आप प्रमेय का स्टेटमेंट नहीं समझ पाएंगे जब तक हमारे सामने चित्र ना हो, इसलिए सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट के अनुसार एक आकृति बना लेते हैं। यहाँ पर त्रिभुज के बारे में बात किया गया है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले त्रिभुज की एक आकृति बना लेते हैं। ये हमारे पास एक त्रिभुज हो गया, इसका कुछ नाम मान लेंगे। मान लेते हैं कि त्रिभुज का नाम ABC है, तो इसके शीर्षों को हम लिख देंगे। पहला शीर्ष A, दूसरा B, उसके बाद तीसरा ये C हो गया। अब हमारे प्रमेय के स्टेटमेंट के अनुसार यहाँ पर हम आकृति को और आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो यहाँ पर मान लीजिए कि भुजा BC के समांतर एक रेखा हम खींच देते हैं जो कि अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर ये BC भुजा हमारी हो गई, इसके समांतर यहाँ पर एक रेखा खींच देते हैं जो कि AC को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। अब इस रेखा का यहाँ पर कुछ नाम मान लेते हैं कि इसका नाम PQ है, तो यहाँ पर ये P हो गया, रेखा का दूसरा शीर्ष Q हो गया। अब उसके बाद बोला है कि तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अब अगर आप आकृति को ध्यान से देखेंगे तो AB और BC जो भुजा थी ये दो भागों में बट गई है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो जिन दो भागों में बटी है उनका अनुपात बराबर होगा। अब जैसा कि आपको हम पहले ही बताएं कि ये क्वेश्चन मान के चलिए हमारे बोर्ड के एग्जाम में 95% चांस है कि ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम में आए, यानी कि ये थ्योरम आए। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस थ्योरम को विस्तार पूर्वक आपको लिखकर बताएंगे कि कैसे आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। जैसा हम बताएंगे उसी स्टेप को आपको फॉलो करना है, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरा नंबर मिलेंगे। इसलिए आप जिन बातों को हम बताएंगे उसको ध्यान जरूर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग लिख देंगे, जो जैसे हमारे कुछ मान लीजिए एग्जाम में ये थ्योरम आया तो यहाँ पर पहले हम थ्योरम लिख देंगे, फिर उसका स्टेटमेंट, और उसके बाद यहाँ पर हम हेडिंग लिख देंगे। पहला हेडिंग कि दिया है, ये हेडिंग आप जरूर लिखेंगे। उसके बाद इसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर थ्योरम के स्टेटमेंट में जिन बातों को बोला उनको यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो हमारे यहाँ पर स्टेटमेंट में बोला था कि एक त्रिभुज है हमारे पास जिसका नाम ABC, जिसमें एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची गई है। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज का नाम ABC माने हैं, तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें तो इस त्रिभुज में PQ एक रेखा खींची गई है जो BC के समांतर है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम PQ इस समांतर BC, इतना पहले हम लिख देते हैं। उसके बाद आगे अगला हेडिंग होगा हमारा सिद्ध करना है, यानी कि जो हमें सिद्ध करना है उसको इसमें हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि सिद्ध करना है। जैसा हम आपको बता रहे ठीक वैसे ही आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखने हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है, इसमें हमें सिद्ध करना था कि यहाँ पर जो ये समांतर BC के समांतर जो रेखा PQ खींची गई है ये इन दोनों भुजाओं को जिन अनुपातों में विभाजित कर रही है वो एक दूसरे के समानुपाती होंगे, यानी कि उनका अनुपात बराबर होगा। तो उस आधार पर अगर हम देखें तो AB जो भुजा थी ये AP और PB के अनुपात में बट रही है। इसी टाइप से जो AC भुजा थी वो AQ और QC के अनुपात में बट रही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि AP जो हमें सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना AP बटे PB ये बराबर होगा हमारा AQ बटे QC, इसके बराबर होगा। अब ये हमें सिद्ध करना है। उसके बाद अगला हेडिंग होगा हमारा उपपत्ति, जिसको आप प्रूफ कहते हो। तो अगला हेडिंग हो गया उपपत्ति। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे स्टेटमेंट में जो बोला उसको हमें सिद्ध करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले जो दोनों हमारे त्रिभुज हैं यहाँ पर हम लिख देंगे कि त्रिभुज ABC में, अगर इस त्रिभुज में यहाँ पर बोला था कि त्रिभुज ABC में लिख देंगे कि चूंकि PQ समांतर BC, और अगर PQ समांतर BC के है तो उस स्थिति में यहाँ पर संगत कोण के नियम से जो हमारा यहाँ पर कोण B होगा ये कोण P के बराबर होगा। इसी टाइप से जो हमारा कोण C होगा ये कोण Q के बराबर होगा। ये दोनों संगत कोण के नियम से बराबर होंगे। और जो तीसरा कोण हमारा यहाँ पर A होगा ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन होगा। अगर हम पहले त्रिभुज APQ में देखें या फिर ABC में देखें
दोनों में ये कॉमन होगा, इसलिए दोनों त्रिभुज हमारे समान कोणिक होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसलिए त्रिभुज ए पी क्यू तथा जो दूसरा हमारा त्रिभुज है उसको ए बी सी बोलेंगे, तो लिख देंगे तथा त्रिभुज ए बी सी समान कोणिक हैं, समान कोणिक हैं। इतना हम यहाँ पर पहले लिख देंगे। उसके बाद आगे हम थेल्स थ्योरम आपको बताए थे कि अगर थेल्स थ्योरम के अनुसार अगर दो त्रिभुज समान कोणिक हैं तो उस स्थिति में उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, या बोलेंगे कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब यहाँ पर अगर हम संगत भुजाओं की बात करें तो यहाँ पर जो भुजा ए बी होगा उसके संगत हमारा पी क्यू है। इसी टाइप से यहाँ पर जो भुजा ए सी होगा उसके संगत दूसरे त्रिभुज की भुजा ए क्यू होगी। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे कि अतः यहाँ पर अब पहली भुजा ये पहले त्रिभुज की ए पी है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए पी और इसके संगत हमारा ए बी है, तो ए पी बटे ये हो जाएगा ए बी। उसके बाद बराबर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है या संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो उस आधार पर ये दूसरे त्रिभुज की अगर हम अब यहाँ पर दूसरे संगत भुजा की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा ए क्यू, और दूसरे त्रिभुज में इसके संगत ए सी है तो हो जाएगा ए क्यू बटे ए सी। अब ये अनुपात हमको मिल गया थेल्स थ्योरम से। आगे यहाँ पर हम एक नियम लगाएंगे, अंतरा अनुपात का नियम। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अंतरा अनुपात के नियम से अंतरानुपात के नियम से, इस नियम के द्वारा ही हम इस थ्योरम को आगे सिद्ध करेंगे। लिख देंगे अंतरानुपात के नियम से। अब ये नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार अगर हमारे पास कोई समान अनुपात दिया हो या यहाँ पर कोई अंक हो या फिर अक्षर हो या फिर भुजाएं हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर कोई अनुपात हमें दिया हो तो उसमें हम क्या करते हैं कि अंश में से हर को या फिर हर में से अंश को घटा के अंश में या फिर हर में लिख लेते हैं। लेकिन ये आप ध्यान रखेंगे कि हम जो भी प्रक्रिया यहाँ पर अपनाएंगे वो दोनों पक्षों में होनी चाहिए, जिससे कि मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस नियम को हम अंतरानुपात का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार अंश में से हर को या फिर हर में से अंश को घटा देते हैं। हमें यहाँ पे सिद्ध करना है ए पी बटे पी बी सिद्ध करना है। तो अगर आप आकृति को ध्यान से देखेंगे तो अगर हम ए बी में से ए पी को घटा देते हैं तो उस स्थिति में ये पी बी बचेगा। इसी टाइप से अगर हम ए सी में से ए क्यू को घटा देते हैं तो ये क्यू सी बचेगा। तो अगर अंश में देखें तो ए पी ये हमको लाना ही है, इसलिए इसको हम छोड़ते हैं। और इसी टाइप से दूसरे साइड में देखें ए क्यू ये भी लाना है, लेकिन यहाँ पर हर में देखें तो पी बी लाना है। और पी बी हमें केवल तभी मिलेगा जब हम ए बी में से ए पी को घटा दें। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि अंतरानुपात के नियम से। अब ये हो जाएगा हमारा, अंश को वैसे हम रहने देते हैं तो ये ए पी अंश वैसे रहेगा। उसके बाद जैसा कि आपको बोले कि यहाँ पर अंश में से हर को आप घटा सकते हो या फिर हर में से अंश को। तो यहाँ पर जो हर है वो बड़ा है, यानी कि ए बी भुजा ये बड़ी है ए पी से, इसलिए हम हर में से अंश को घटा देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ए बी माइनस ए पी। अब जैसा कि हम बताएं कि अंतरानुपात के नियम में जो प्रक्रिया हम यहाँ पर बाएं साइड में अपनाए हैं वही यहाँ पर दाएं साइड में भी हमको करना है। तो अंश वैसे यहाँ पर अंश में कोई चेंजिंग नहीं किए थे, इसलिए यहाँ पर भी है, हम दूसरे साइड में भी अंश में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। और हर में हम क्या किए थे कि हर में से अंश को घटाए थे, उसके बाद फिर हर में लिख दिए थे, तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे। हर में से हम अंश को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए सी माइनस ए क्यू, इतना हो गया। उसके बाद आगे अगर इसको हम सॉल्व करें यहाँ से तो आगे ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए पी है, ए पी रहेगा, ये ऐसे रहेगा ये ए पी। उसके बाद अगर हम हर की बात अब करें तो हर में ये हमारा ए बी माइनस ए पी, और अगर ए बी में से ए पी को घटा देते हैं तो ये हमारा केवल पी बी बचेगा। तो इसके जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हो जाएगा पी बी, तो ए पी बटे ये हो गया पी बी। उसके बाद बराबर है, बराबर लिख देते हैं। दूसरे साइड में देखें तो अंश में ए क्यू है, ए क्यू हो जाएगा। और अगर हम हर की बात करें तो हर में ए सी माइनस ए क्यू है। आकृति पे आप ध्यान देंगे तो ए सी में से अगर हम ए क्यू को घटा देते हैं तो केवल क्यू सी बचेगा। तो यहाँ पर ए क्यू बटे ये क्यू सी हो गया। और आप ध्यान देंगे तो यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पे जो सिद्ध करना था उसको आपको हम सिद्ध करके दिखा दिए। ऐसे आपको यहाँ बोर्ड के एग्जाम में भी करना है। ये हमारा यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। तो जैसा हमारे क्वेश्चन में बोला था कि स्टेटमेंट में यहाँ बोला था कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर
अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है या फिर एक ही अनुपात में विभाजित करती है। उसके अनुसार यहाँ पर हमने प्रमेय को सिद्ध करके दिखा दिया है। ठीक ऐसे ही आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखने हैं और ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा। वैसे कन्फर्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि 95% चांस है कि ये थ्योरम आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा। अब इससे आगे और भी थ्योरम हमारे इस चैप्टर में है, लेकिन ये थ्योरम हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था, तो हम केवल यहाँ पर आपको पहले ही बताएं कि हम जो सीरीज ये चल रही है इसमें केवल हम इम्पॉर्टेंट नियमों और क्वेश्चनों को ही देखेंगे। अगर आपको विस्तार में और थ्योरम को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर पूरे चैप्टर को विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। अगर अब इससे आगे जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर उसको हम इसी वीडियो में सॉल्व करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए जो इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।